आप सुन रहे हैं कहानियों की पोटली निशांत सक्सेना के साथ। हेलो, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। मेरा नाम है निशांत सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियां। तो फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेकर अपनी कहानियों की पोटली। और आज मेरी पोटली से जो कहानी निकली है उसका नाम है कायर। हाँ, ये एक तेलुगु कहानी है जिसका हिंदी अनुवाद में आज आपको सुना रहा हूँ। तो किस बात का है इंतजार? अरे उठा लीजिए अपने चाय का कप और बैठ जाइए सुकून से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 16 वर्ष का रघु डरपोक है और भय से पीड़ित। हर काम करने में हर समय डरता रहता है और सोचता रहता है कि कहीं कोई कुछ कह ना दे। हिम्मत बांधकर कभी कोई काम नहीं कर सकता। अपने पिता से तो इतना डरता है कि उनके सामने बोल भी नहीं पाता। स्कूल से आते समय यदि अचानक पिताजी रास्ते में दिख जाए तो मुंह छिपा लेता है। रात 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। भूत का भय और चोरों का भय। आखिर इस तरह का व्यक्ति जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकता है? समाज के सामने तो ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। उस दिन रघु पार्क में गांधी मूर्ति के पास अकेला बैठकर मन ही मन कुछ सोच रहा था कि इतने में उसकी दोस्त रमणी वहां आई। दोनों सहपाठी हैं। रघु के नजदीक जाकर उसके मुख पर अपना मुख रखकर चिल्लाई, रघु। अचानक आवाज सुनकर वो चौंक उठा। रमणी से बात करने में भी वो डरता है। हाँ, डरता ही है। यदि किसी ने रमणी के साथ देख लिया तो सहपाठी देखेंगे तो दोनों का नाम लेकर दीवारें खराब करेंगे। बाप रे बाप, पिताजी को मालूम हुआ तो? अपनी पढ़ाई छोड़कर मजनू की भांति रमणी के आगे आगे पीछे घूमने वाले रमेश को पता चला तो कयामत टूट पड़ेगी। जाने इस तरह से कितने सवाल उसके मन को निचोड़ रहे हैं। आखिर रमणी क्यों आई? इधर उधर देखते हुए उसने पूछा, क्यों आई हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मेरे घर का मैं तेरे डर की वजह जानने आई हूँ। बाप रे, कोई देख लेगा। वो बात छोड़ो, इतना क्यों डरते हो? तुम्हें पता है तुम क्लास में सबसे होशियार हो और फिर भी किसी प्रश्न का जवाब नहीं देते हो। कारण है भय। मास्टर जी से डरते हो, सहपाठियों से डरते हो। अरे ये डर के आवरण ने तुम्हारी बुद्धि को ढका हुआ है। बलवान हो फिर भी छोटे बच्चे की तरह डरते हो। बस कारण है तुम्हारी कायरता। परसों रात में मास्टर ने प्राइवेट क्लास के लिए बुलाया पर वो नहीं पहुंचा। बस ऐसा ही था रघु, क्योंकि शाम को 7 बजे के बाद तो उसे निकलने में डर लगता था। रमणी ने फिर बोलना शुरू किया, मुझसे बात करने में क्यों इतना डरते हो? क्या तुम अपनी बहन से बात नहीं करते? डर की वजह मुझे तो पता ही नहीं चल रही कोई कि क्या है। रघु रमणी की बातें ध्यान से सुन रहा था। रमणी की ओर नजर डाली। रघु, हमें सिर्फ गलत काम करने से डरना चाहिए। और ये कहकर रमणी चल पड़ी। जाने ही सही, रघु उसकी ओर एकटक देखता रहा। घर जाकर उसने बहुत देर इस बारे में सोचा और अपने कमरे में चुपचाप लेट गया। उसके दिमाग में सोच की लहरें उमड़ रही हैं। अंत में वो एक निर्णय में पहुंचा। हाँ, मैं क्यों डरूं? धैर्य से समाज का सामना करना ही चाहिए। कायर नहीं बनना है। मुझे साबित करना है कि मैं भी धैर्यवान हूं। सच में रमणी की बातें कितनी निकट हैं। मुझ पर रमणी की कितनी आत्मीयता है, प्रेम के साथ साथ वेदना भी। वो मुझे इतना समझा कर गई है और मेरी कायरता दूर करके गई है। उसकी तो हर बात में आत्मीयता हिलोरे भर रही थी। मेरे अंदर जगी इस नवीन स्फूर्ति के लिए उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करना है। उसका मन शांत हुआ और वो आराम से सो गया। रमणी के पास तुरंत जाकर तो नहीं बोल पाया। ऐसे वैसे करते 1 हफ्ता हो गया।
और इस बीच में रमणी दिखाई भी नहीं दी। उस दिन वो रमणी के घर गया। घर पे ताला लगा हुआ था। रघु आश्चर्यचकित हो उठा। इतने में पड़ोसी ने आकर कहा, 4 दिन पहले ही उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया। रघु को बड़ी जोर का झटका लगा। उसे तो किसी भी हालात में रमणी से मिलना था और उसको शुक्रिया अदा करना था। अब मद्रास जाना है। कैसे? पता तो है, साथ में पिताजी। बाप रे, पिताजी तो जाने ही नहीं देंगे। अब क्या करूं? पैसा भी चाहिए जाने के लिए। कम से कम 100 रुपए तो होने चाहिए। कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं? इन पैसों का इंतजाम मैं कैसे करूं? रात के 12 बजे। नींद नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं, क्योंकि अब तो रमणी से मिलने के बाद ही नींद आएगी। उसका आत्मविश्वास आगे की ओर धक्का दे रहा है। कृतज्ञता की नाव उमड़ रही है। दृढ़ निश्चय बढ़ता ही जा रहा है। अगर मम्मी पापा से पूछने पर पैसे मिलने की बजाय 2-4 डांट और खानी पड़ेगी। क्या जाने वो मेरे दिल की बात। कुछ तो करना ही पड़ेगा। कमरे में बत्ती जल रही थी। रघु ने करवट बदली। उसकी नजर बहन के गले पर पड़ी तो सोने का हार चमक उठा। डर के कारण उसका सारा शरीर कांप रहा था। गुड़िया तो उस हार को बहुत पसंद करती थी, मानो कि उसमें उसकी जान अटकी हुई है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। लेकिन घर में जो भी आता है वो तो उसे बड़ी खुशी खुशी दिखाती है। क्या ये गलत नहीं होगा? एक दिन की बात थी। बहन को सताने के लिए उसने हार छुपा दिया। बेचारी, रो रोकर अपनी बुरी हालत बना ली थी उसने। हार पाने तक अन्न का एक दाना भी उसके गले से नहीं उतरा। रघु बहुत पछताया था। लेकिन आज अगर रमणी को देखना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। उसे देखे बिना मन को शांति कहाँ मिलेगी। आंखों में उदासी छा गई। माँ बाप को बिना बताए ही जाना है। तो ये सोचकर दिखी होंगी कि मैं घर से भाग गया या किसी कुएं में गिर के मर गया। पर माँ की क्या हालत होगी? वो तो एक दिन के लिए भी मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। रमणी को देखे बिना जी नहीं मान रहा और परिवार वालों को दुखी करना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस ये सोचते सोचते रघु का समय बीत रहा था। रात में 1 बज गया। रघु की आत्मा तो रमणी को देखने के लिए तड़प रही है। क्या ये वही रघु है? उसने बहन के गले से हार निकाला। पड़ोस के गांव में जाकर अपने पिताजी का नाम लेकर हार के बदले में 100 रुपए उधार लेना चाहा। आकाश में कालिमा छा गई। हवा का रुख बदल गया और आंधी गरज रही है। बिजली टूट पड़ी और तूफान मच गया। बाहर भी तूफानी हवा चल रही है और रघु के भीतर भी तूफानी हवा है। ईशा ने इंदु को परास्त किया। अंधकार का समय छा गया और प्रकृति प्रलय तांडव कर रही थी। उसी आधी रात को हार के साथ साथ 10 रुपए जो पिताजी ने किताब खरीदने के लिए दिए थे वो लेकर स्टेशन की ओर चल पड़ा। एक जमाना था जब रघु अपनी कायरता के लिए मशहूर था, लेकिन वो एक ही क्षण में कितना बदल गया। मनुष्य के भीतर अनेक शक्तियां तो निहित हैं। सामाजिक दबाव के कारण अधिकतर सभी अवचेतन स्थिति में रह जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में वो बाहर उमड़ के आती हैं। मद्रास में रघु रमणी से मिला और सारी बातें बताई। चोर, धोखेबाज, ये कहकर तो रमणी उस पर भड़क उठी। लेकिन ये ज्यादा देर तक ना चला।
उसके प्रति प्रेम, सौहार्द और कृतज्ञता भाव नहीं रघु को ऐसा करने पर तो मजबूर किया। ये सोचकर उसने अपने आप को संभाला। रघु, इस तरह के काम करने से बेहतर है कि तुम कायर ही बने रहते। आदमी तो अच्छा काम करने के लिए अपने आप को वीर बनाता है ना, बुरे काम करने के लिए तो नहीं। समझे? आगे से नहीं करना। रमणी मुस्कुराई और मैं रघु से छोटी थी और यथार्थ में रघु से भी बहुत ऊपर उठ गई थी। मेहरबान के रूप में परिवर्तित रघु बुरा काम करने के कारण रमणी की नजर में कायर ही बना रहा और इस चिंता ने रघु को अंदर ही अंदर खोखला बना दिया, अंदर ही अंदर खोखला बना दिया और वो कायर फिर कायर रहे। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ कहानी कायर। ये एक तेलुगु कहानी थी जिसका हिंदी अनुवाद मैंने आपको सुनाया था। कहानी लिखी थी जयंती पापा राव जी ने। आशा करता हूं आपको ये कहानी बहुत मजेदार लगी होगी। अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है और आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।